वेलकम टू शाहीन एकेडमी मधुबनी। स्वागत है आपका इस चैनल पर। आज हम एनसीईआरटी की जो बुक है 10th क्लास की, जो बिहार बोर्ड में भी और सीबीएसई बोर्ड में भी चलती है। मोस्टली बच्चे बिहार बोर्ड में हिंदी मीडियम से पढ़ते हैं और सीबीएसई में इंग्लिश मीडियम से पढ़ते हैं। उसी क्लास की चैप्टर 3 के बारे में हम पढ़ेंगे। चैप्टर 3 है क्या? इक्वेशंस ऑफ टू वेरिएबल्स, दो चर वाले रैखिक समीकरण। इसके पहले वाले वीडियो में हमने 3.1 को एक ही वीडियो में फिनिश किया था। अब आज हम 3.2 पढ़ने जा रहे हैं। 3.2 जब पढ़ने जा रहे हैं तो आप जानते हैं जब खाना पकाना है तो पहले सामान इकट्ठा करना है। तो जब किसी नई एक्सरसाइज को पढ़ना है, किसी नई लेसन को पढ़ना है, तो उसके लिए जो एसेंशियल थ्योरम है, जो रूल रेगुलेशंस हैं, उनके बारे में हमको जान लेना है। और हमको ये भी जान लेना है कि वीडियो अच्छा लग रहा है, काम का है, तो सब्सक्राइब भी कर देना है ताकि दोबारा उसको मिलने में दिक्कत नहीं हो। और अगर पहले से सब्सक्राइब किए हुए हैं तो लाइक तो कर ही दीजिए, शेयर भी कीजिए और कमेंट भी कीजिए। चलिए आते हैं एक्सरसाइज 3.2 की तरफ। इसमें हमको एक रूल, एक नियम पढ़ना रहता है जिसे कहते हैं a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। अब ये a1 क्या है, a2 क्या है, b1 क्या है, b2 क्या है, c1 क्या है और c2 क्या है। जब ये टू वेरिएबल का इक्वेशन है तो एक बात तो बिल्कुल ही क्लियर है, वो ये कि दो इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 1 है और इक्वेशन नंबर 2 है। इक्वेशन में दो वेरिएबल है तो एक x है, एक y है और एक बगैर xy का है। ठीक है, a और b भी हो सकता है, m और n भी हो सकता है, p और q भी हो सकता है। ठीक है, तो जब दो वेरिएबल है तो दो वेरिएबल होंगे और इक्वेशन कितनी होगी? 2 होगी। तो पहले वेरिएबल को जो नंबर मल्टीप्लाई करता है उसे a कहते हैं, a, और दूसरे वेरिएबल को जो मल्टीप्लाई करता है उसे कहते हैं b, और जहां वेरिएबल होता ही नहीं उस नंबर को कहते हैं c। बहुत सिंपल है। पहले वेरिएबल को जो मल्टीप्लाई करेगा, पहले चर को जो मल्टीप्लाई करेगा उसे क्या कहेंगे? a। दूसरे वाले को जो मल्टीप्लाई करेगा उसे क्या कहेंगे? b। और तीसरा वाला जहां कोई वेरिएबल होता ही नहीं उस नंबर को क्या कहते हैं? c। अब जो इक्वेशन नंबर 1 में है वो a1 है, b1 है, c1 है, और जो इक्वेशन नंबर 2 में है वो a2 है, b2 है और c2 है। एग्जाम्पल के लिए मैंने ये दो इक्वेशन यहां लिखा है आपके लिए। x को कौन मल्टीप्लाई कर रहा है? 5, तो a1 इज इक्वल टू 5। y को कौन मल्टीप्लाई कर रहा है? -3, तो b1 इज इक्वल टू -3। और बगैर xy का कौन सा नंबर है? 4, तो c1 इज इक्वल टू 4। अब इस सेकंड वाले में देखिए, x को कौन मल्टीप्लाई कर रहा है? कोई नंबर नहीं। जब कोई नंबर नहीं तो क्या मान लिया जाता है? 1, और यहां माइनस लगा है इसीलिए a2 क्या हो गया? -1। b2 क्या हो गया? 6 मल्टीप्लाई कर रहा है, और c2 क्या है? 8 है। ये तो हो गया a1, a2, b1, b2, c1 और c2। अब देखिए कि अगर किसी भी क्वेश्चन में दो इक्वेशन हैं और अगर a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, फॉर एग्जाम्पल 4/5 और यहां लिखा हो -3/9, क्या ये इक्वल है? नॉट इक्वल, ये इक्वल नहीं है। तो अगर इक्वल नहीं है तो क्या होगा? इक्वल नहीं है इसका ये मतलब है कि उसका जब ग्राफ बनेगा, ये ग्राफ, तो उसमें दोनों इक्वेशन की जो दो लाइन बनेगी वो एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी। प्रतिच्छेद कहते हैं हिंदी में, है ना? एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी, इंटरसेक्ट ऑन वन पॉइंट। फिर उसका आंसर क्या आएगा? ओनली 1, एक आंसर आएगा उसका। x की भी एक ही वैल्यू आएगी और y की भी एक ही वैल्यू आएगी, और उसे हम संगत कहते हैं। संगत मीन्स उसका आंसर है। ठीक है, उसका आंसर है। लेकिन अगर किसी में a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 हो जाए, फॉर एग्जाम्पल 2/3, 4/6 एंड लेट बी 6/9, दिखने में तो अलग अलग है, लेकिन अगर इसको हम सिंपलीफाई करेंगे तो 2 दूनी 4, 2 तीये 6, या 3 दूनी 6 और 3 तीये 9। देखिए ऊपर भी सब 2 2 आया और नीचे भी सब 3 3 आया, तो ये इक्वल हो गया। तो अगर ये तीनों इक्वल हो गए
इसका मतलब उसकी जो ग्राफ पर लाइन बनेगी दोनों इक्वेशन की, वो समपाती होगी। समपाती का मतलब एक लाइन पर ही दूसरी लाइन होगी। देखिए एक लाइन पहले से ड्रॉ है और उसी पे देखिए एक एरो मार्क और लगाया है हमने, यानी लाइन पर लाइन है, लाइन पर लाइन है। तो उसके आंसर कितने आएंगे? मैनी आंसर्स, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, लेकिन हल तो होगा, आंसर तो होगा, तो उसे भी क्या कहेंगे? संगत। लेकिन अगर a1 बाई a2 इज इक्वल टू हो जाए b1 बाई b2 के, इज नॉट इक्वल टू हो जाए c1 बाई c2 के। फॉर एग्जाम्पल आप यहां देख लीजिए 4 बाई 5 इज इक्वल टू 4 बाई 5 इज नॉट इक्वल टू 1 बाई 3। a और b इक्वल है, c इक्वल नहीं है। अब क्या होगा? तो उसकी जो दो लाइन बनेगी ग्राफ पर वो पैरेलल होंगी। क्या होंगी? पैरेलल, समांतर कहते हैं। देखिए ये लाइन बन रही है, ये तो ग्राफ में आ गया, उसका कोई आंसर ही नहीं होगा, उसका कोई आंसर ही नहीं होगा, इसीलिए उसे हम असंगत कहते हैं। क्या कहते हैं? असंगत। एक बार रिकैप कर देते हैं हम, जो पहले वेरिएबल को मल्टीप्लाई करता है उसे b, जो बाद वाले को करता है उसे b, सॉरी जो पहले वाले को मल्टीप्लाई करता है वो a, बाद वाले को जो करता है वो b, और जहां वेरिएबल होता ही नहीं उसे कहते हैं c। फर्स्ट इक्वेशन में a1 b1 c1 होता है और सेकंड इक्वेशन में a2 b2 c2 होता है। तो अगर a1 बाई a2 बराबर नहीं है b1 बाई b2 के, तो ग्राफ पे जो लाइन बनेगी वो 1 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी, उसका एक आंसर आएगा और उसे हम संगत कहते हैं। लेकिन अगर a1 बाई a2 इज इक्वल टू हो जाए b1 बाई b2 और वो भी इक्वल टू हो जाए c1 बाई c2 के, तो ऐसे हालत में जो उसका ग्राफ बनेगा तो एक लाइन पर ही दूसरी लाइन बनेगी, एक लाइन है उसी पर दूसरी लाइन बन जाएगी, इसे हम कहते हैं संपाती। और इसके मैनी आंसर होंगे, कई आंसर इसके आ सकते हैं, इसीलिए इसे भी संगत कहते हैं। और तीसरा है कि a1 बाई a2 बराबर है b1 बाई b2 के। यहां देख लीजिए a1 बाई a2 बराबर है b1 बाई b2 के, बट नॉट इक्वल टू c1 बाई c2, लेकिन ये बराबर नहीं है। इसका मतलब है कि ग्राफ पर उसकी जो दो लाइन बनेगी वो पैरेलल बनेगी, समांतर बनेगी, और उसका कोई आंसर नहीं आएगा। जब कोई आंसर नहीं आएगा तो ऐसे को हम क्या कहते हैं? असंगत। अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1 है, 3.2 एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को जो सॉल्व करना है, आंसर बताना है, तो उसको इक्वेशन को सॉल्व करके नहीं लिखना है, बल्कि ग्राफ में लाइन ड्रॉ करके उसका आंसर निकाल कर बताना है। ठीक है। क्वेश्चन में ये कहा गया है कि किसी कंपटीशन में स्कूल में कुल 10 बच्चे हैं, जिसमें बॉयज और गर्ल्स दोनों हैं, वो पार्टिसिपेट करते हैं। तो हमने मान लिया कि जो लड़कों की क्वांटिटी है वो x है और लड़कियों की y है। लड़कों की संख्या x, लड़कियों की y। तो कथनानुसार, कथनानुसार का मतलब जैसा क्वेश्चन में लिखा हुआ है, जैसा स्टेटमेंट है, वहां कहा कि कुल मिलाकर 10 है, यानी कि x प्लस वाई बराबर 10। क्लियर। लेकिन हमको जब सॉल्व करना है तो इज इक्वल टू के इधर लाना है, सारे नंबर्स को इज इक्वल टू के इधर लाना है। तो x प्लस वाई और जो उधर का 10 था वो इधर आ गया, तो क्या हो गया? -10 इज इक्वल टू 0। फिर क्या कहा? लड़कियों की क्वांटिटी लड़कों की क्वांटिटी से 4 ज्यादा है, यानी अगर लड़कों की क्वांटिटी में हम 4 प्लस कर दें तो वो लड़कियों की क्वांटिटी के बराबर आ जाएगा। तो हमने x में 4 प्लस कर दिया तो इक्वल हो गया y के, लेकिन हमको y को उधर नहीं छोड़ना है, हमको y को इधर लाना है। तो हमने लिखा x माइनस वाई प्लस 4 इज इक्वल टू 0। y इधर प्लस था, इधर आके क्या हो गया? माइनस हो गया। अब a1 क्या है? जो x को मल्टीप्लाई कर रहा है तो 1। a2 क्या है? जो इस x को मल्टीप्लाई कर रहा है तो वो भी 1। b1 क्या है? जो यहां y को मल्टीप्लाई कर रहा है तो 1। b2 क्या है? जो यहां y को मल्टीप्लाई कर रहा है तो यहां 1 नहीं है, क्या है? -1। c1 क्या है? -10 और c2 क्या है? +4। अब हम ट्राई करते हैं a1 बाई a2 और b1 बाई b2। पहले c1 बाई c2 नहीं लिखते हैं, पहले a और b में देख लेते हैं। a1 बाई a2 लिखेंगे तो 1 बाई 1 और b1 बाई b2 लिखेंगे तो 1 बाई -1। हम यहीं पर देख लेते हैं कि ये दोनों बराबर नहीं है, क्योंकि ये प्लस में है और ये किस में है? माइनस में है।
तो अब हमको C1 ट्राई करने की जरूरत नहीं है। अब यहां पर हम ब्रैकेट में लिख देते हैं कि A1 by A2 इज नॉट इक्वल टू B1 by B2, यानी A1 by A2 बराबर नहीं है B1 by B2 के। तो जब बराबर नहीं है इसका मतलब इसका कितना सॉल्यूशन निकलेगा? 1, एक हल निकलेगा। जब एक हल निकलेगा तो अब हम इक्वेशन नंबर 1 के अकॉर्डिंग भी एक टेबल बनाएंगे और इक्वेशन नंबर 2 के अकॉर्डिंग भी एक टेबल बनाएंगे। गौर से देखिएगा जरा, यहां लिखा हुआ है x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, तो हमने क्या किया, x इज इक्वल टू 10 और प्लस वाई को वहां लिख दिया माइनस वाई। 2 में क्या किया हमने, यहां था x प्लस 4 इज इक्वल टू वाई, तो 4 को हम उधर लेके चले गए, तो x इज इक्वल टू वाई माइनस 4। यहां हमने मान लिया कि y जो है वो 4 है, तो अगर ये 4 है तो 10 में से 4 जाएगा तो 6, अगर ये 5 है तो 10 में से 5 जाएगा तो 5, और ये अगर 6 है तो 10 में से 6 जाएगा तो 4। एक बात समझ लीजिए कि मैंने 4, 5, 6 माना है, इट्स नॉट नेसेसरी, ये जरूरी नहीं है कि आप भी 4, 5, 6 ही माने, आप कुछ और भी अस्यूम कर सकते हैं, कुछ और भी मान सकते हैं। यहां है x इज इक्वल टू वाई माइनस 4, तो अगर y 7 है तो 7 में से 4 गया तो 3, अगर y 6 है तो 6 में से 4 गया तो 2, अगर y 5 है तो 5 में से 4 गया तो 1। अब हमारे पास पॉइंट्स बनते हैं, गौर से देखिएगा, यहां बना 6, 4, ये रहा 6 और ये रहा 4, ये वाला पॉइंट, फिर 5, 5, तो ये 5 और ये भी 5, फिर 4, 6, तो ये रहा 4 और ये रहा 6। हम क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ कर देंगे बिल्कुल स्ट्रेट, कल भी मैंने करके बताया था इस तरह। मैं विदाउट स्केल के काम कर रहा हूं तो थोड़ा दायां बायां आपको लग रहा होगा, ठीक है। ये हमने लाइन ड्रॉ कर दिया, और यहां पर हमने क्या लिख दिया, हमने लिख दिया x प्लस वाई माइनस 10 इज इक्वल टू 0, ऐसे लिख दिया x प्लस वाई माइनस 10 इज इक्वल टू 0। चलिए अब दूसरा क्या है, 3, 7, तो ये रहा 3 और ये रहा 7, फिर क्या है 2, 6, तो ये रहा 2 और ये रहा 6, फिर क्या है 1, 5, ये रहा 1 और ये रहा 5, 3 पॉइंट आ गए। अब हम इन तीनों को मिलाकर के भी एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, जो इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा, यानी जिस बिंदु पर यह प्रतिच्छेद करेगा वही इसका आंसर होगा, वही इसका सॉल्यूशन होगा। देखिए कहां पर कट कर रहा है, x क्या है इसका 3 और y क्या है इसका 7, यहां लिख देंगे हम इसका कोऑर्डिनेट 3 और 7। ये लाइन मैंने आपको समझाने के लिए ड्रॉ किया है, आपको पेपर में ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। तो x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 7, देयरफॉर लड़कों की संख्या, अब आंसर लिखेंगे फाइनल, लड़कों की संख्या बराबर 3 और लड़कियों की संख्या बराबर 7। अपने आंसर को चेक भी कर लेंगे, बुक के पीछे पलट के चेक नहीं करेंगे, यही चेक हो जाएगा। 3 में 7 प्लस कीजिए, कितना आएगा 10, कहा था ना कि दोनों मिला के 10 होगा। फिर क्या कहा, लड़कियों की जो क्वांटिटी है वो लड़कों से 4 ज्यादा है, तो 7 में से 3 माइनस कीजिए, क्या बचा 4। ये देखिए हमने कहा था कि अगर उसमें प्लस कर दें 4 तो वो y के बराबर हो जाएगा, 3 में 4 प्लस कर दीजिएगा तो वो 7 के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब है कि आपका आंसर वेरीफाइड। ये है 3.2 के क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड क्वेश्चन। माना कि प्रत्येक पेंसिल का मूल्य x रुपए है, यानी एक पेंसिल की वैल्यू x रुपए है और एक पेन की वैल्यू y रुपए है, तो कथनानुसार 5 पेंसिल और 7 पेन कितने की हो जाएगी 50 रुपए की। 50 को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा -50, तो इक्वेशन बनेगी 5x + 7y - 50 = 0। फिर क्या कहा, 7 पेंसिल और 5 पेन अल्टरनेट हो गया, पेंसिल वाला पेन और पेन वाला पेंसिल, तो 7x + 5y = 46 रुपया, 46 रुपीज की होगी। अब अगले स्टेप में क्या करेंगे, 46 को इधर लाएंगे तो -46, इक्वेशन बनेगी 7x + 5y - 46 = 0। हम देखेंगे कि 5/7, ये A1 है ये A2 है, 5/7। अब ये B1 है और ये B2 है, 7/5,
क्या ये बराबर है? नहीं, इधर ऊपर वाला इधर नीचे, इधर ऊपर वाला इधर नीचे, तो ये बराबर नहीं है। हम लिखेंगे कि चूंकि a1 by a2 इज नॉट इक्वल टू b1 by 2 के, a1 by a2 b1 by b2 के बराबर नहीं है, तो नहीं है तो क्या होगा? सिंगल सॉल्यूशन, एक हल होगा। जब एक हल होगा तो हम ऐसा टेबल बनाएंगे, ये इक्वेशन नंबर 1 के लिए, और इसे बनाएंगे इक्वेशन नंबर 2 के लिए। इक्वेशन नंबर 1 को जब सॉल्व करेंगे तो देखिए 7y उधर जाएगा तो -7y हो जाएगा, और 5 जो मल्टीप्लाई कर रहा था वो क्या हो जाएगा? डिवाइड। इसी तरह इक्वेशन नंबर 2 को जब सॉल्व करेंगे तो ये +5y उधर जाएगा तो -5 हो जाएगा, और ये जो 7 मल्टीप्लाई कर रहा था वो क्या करेगा? डिवाइड। हम ऐसा मान लेंगे कि y = 5, y बराबर 5 के है, तो 7 पंजे क्या हो जाएगा? 35। 50 में से 35 जाएगा, बचेगा 15, और 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 3 = 15, 5 3 15। हम मान लेंगे कि y बराबर 10 है, ये क्या हो जाएगा? 7 × 70, 50 में से 70 जाएगा, छोटे नंबर से बड़ा नंबर जब माइनस होगा तो आंसर किस में आएगा? माइनस में, नेगेटिव आएगा। तो जब 20 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 चौके 20, लेकिन -4। इक्वेशन नंबर 2 में हम देखेंगे, मान लेंगे हम कि ये 5 है, तो 5 पंजे 25, 46 से 25 जाएगा, क्या बचेगा? 21, और 21 को जब 7 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 3। हम एक बार मान लेंगे कि y = -2, तो अगर ये -2 है तो माइनस माइनस आंसर क्या आएगा? प्लस, और 5 दूनी 10, 46 में 10 प्लस करेंगे तो आंसर आएगा 56, और जब 56 होगा उसको 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 8 = 56। अब हमारे पास कोऑर्डिनेट्स है बहुत से, देखिए यहां पर 5 3 5 है, x है 3 और y है 5, यानी ये पॉइंट है। फिर क्या है? -4 10, x है -4 और y है 10, ये 2 पॉइंट आया ना, इन दोनों पॉइंट्स को हम ऐसे प्लस कर देंगे, मिला देंगे दोनों को, ये एक लाइन बन गई। हम यहां पर लिख सकते हैं 5x + 7y, ऐसे हम लिखेंगे 5x + 7y -50 = 0, -50 = 0। हम बताएंगे कि जो लाइन ड्रॉ हुई है वो किसकी लाइन है, ये हम बताएंगे। अब सेकंड लाइन क्या है? 3 5, ये रहा 3 और ये रहा 5, इसी पर आ गया। फिर 8 - 2, यानी ये रहा 8 और ये रहा, x रहा 8 और y रहा -2, कहां बनेगा? यहां पर बनेगा, 8 - 2 यहां पर बनेगा। अब हम क्या करेंगे 8 - 2 को, कि इससे इसको मिलाएंगे। देखिए ये लाइन ऐसी बनकर आएगी। अब इस इक्वेशन को हम लिख देंगे 7x + 5y - 46 = 0, 7x + 5y - 46 = 0। ये दोनों लाइन कट कहां पर हो रही है उसको हमको देखना है। कट हो रही है यहां x की वैल्यू है 3 और y की वैल्यू है 5, x की वैल्यू है 3 और y की वैल्यू है 5। इसका मतलब यह है कि प्रत्येक कलम का मूल्य, पहले पेंसिल है, प्रत्येक पेंसिल का मूल्य बराबर ₹3 और प्रत्येक पेन कलम, एक कलम का मूल्य बराबर ₹5। हमने जो लिखा अपने आंसर को एक बार मैच करके देख लेना, बहुत ज्यादा अच्छा है। 5 पेंसिल है तो 5 तिये 15 रुपए, ठीक है, और 7 पेन है तो 7 पंजे 35 रुपए। दोनों को प्लस करके देखिए 50 आया कि नहीं आया? आ गया ना, ये 50 आ गया, यहां 50 था ना। इसका मतलब जो आंसर हमने निकाला, जो सॉल्यूशन हमने निकाला वो बिल्कुल करेक्ट है। और इसीलिए इस बात को समझ लेना है कि एक बार में अगर बात समझ में नहीं आ रही है तो बार बार इसको देख लेना है। थैंक यू।